हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीएस लॉजिकल पे। आज 18th ऑफ द जून 2024 के करंट अफेयर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसको हम एमसीक्यूज के साथ कवर करने का काम करेंगे। हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है जहाँ पे हम लोग वनडे एग्जाम के लिए जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह हो गए या कोई अवार्ड वगैरह हो गए, तो उनको कवर करते हैं। उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। दोनों वीडियो अगर आप मिला करके भी डेली देखोगे, जो आपका यूपीएससी स्पेसिफिक आ रहा है और जो आपका बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आ रहा है, उन दोनों का मिला करके भी देखोगे तो भी कहीं ना कहीं आपका 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में दोनों वीडियोस पूरे हो जाएंगे डेली के डेली। और दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आप दोनों वीडियोस को साथ में करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ज्यादा एज का काम करेगा वो, बाकी एस्पिरेंट्स की तुलना में। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों को ये 7 न्यूज आइटम्स देखने हैं, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, 9 किल्ड इन रेल एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है कई सारे लोगों की मौत हो गई है। सरकारी आंकड़ा मेरा हमेशा से मानना है कि वो कहीं ना कहीं एक्चुअल डेटा से कम ही होता है। ठीक है। तो हानि जितनी ज्यादा हुई है उतना ज्यादा कई बार दिखाया नहीं जाता है मीडिया रिपोर्ट्स में। खैर, तो ये हादसा हुआ है आपका वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के बीच में। आपका एक कोलकाता के स्टेशन है, सियालदाह करके स्टेशन है, वहां से लेकर के अगरतला जो कि त्रिपुरा की आपकी कैपिटल है, उसके बीच में आपकी ये ट्रेन चलती थी। कौन सी ट्रेन? कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसको हम बोलते हैं। फिर अगर हम आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सीएम की बात करें तो वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? हर कोई जानता है भैया, आपकी ममता बनर्जी हैं। ठीक है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंदा बोस। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे वैसे सीवी आनंदा बोस। उसके बाद अगर त्रिपुरा जहां तक ये ट्रेन जाती है अगरतला तक, वहां के सीएम आपके मानिक साहा हैं और आपके जो गवर्नर है वो इंद्रसेन रेड्डी हैं। एन इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसी से जुड़ा हुआ एक आपका क्वेश्चन है कवर सिस्टम के बारे में। ये भी न्यूज में है। आपको पता है कि इसमें कवर सिस्टम इस ट्रेन में नहीं लगा हुआ था। इस ट्रेन में क्या, यहाँ पे कवर सिस्टम नहीं था, जिस वजह से जो है आपका ये हादसा हुआ। अगर कवर सिस्टम रहा होता तो ये हादसा टल सकता था बड़े ही आराम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कवर सिस्टम के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला आपका क्या है, ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, 90% से ज्यादा भारत में जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको इसमें कवर किया जा चुका है। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट है ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, आई इरीसेट इन सिकंदराबाद तेलंगाना, होस्ट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कवच। ठीक है, ये एक फैक्ट है। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें से। खाली पहला मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, या फिर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये आपका कवर सिस्टम जो है ये बेसिकली आपका एक जो ये आपका आरएफआईडी होती है। ठीक है, आरएफआईडी सिस्टम जो होता है यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर काम करती है। इसमें होता क्या है कि ट्रैक्स पे ये आरएफआईडी आपके जो है सिग्नल्स लगाए जाते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, आने वाले ऑब्जेक्ट वगैरह को एक तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, ट्रैक पे क्या मूवमेंट है क्या मूवमेंट नहीं है, उसका सिग्नल भेज देते हैं। और ट्रेन का जो लोको पायलट का डिब्बा होता है जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, लोकोमोटिव में ड्राइवर के केबिन में आपके जो है आरएफआईडी रीडर्स लगे हुए होते हैं। तो जो आरएफआईडी सिग्नल आता है उसको वो कैच करके देख लेते हैं कि अच्छा सामने कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रेन है कि नहीं है। और तीसरा इसमें एक ऑटोमेटिक ब्रेक का भी सिस्टम होता है कि कई बार इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है ट्रेन में आपकी, जिससे कोई हादसा होने से टल जाता है। ये कवर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और ऐसे ही आपका काम करता है। ठीक है। ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पे काम करता है। इसको इंडिया का नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बताया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दिक्कत कहाँ पे आती है, ये इरीसेट वाली बात भी सही है, सिकंदराबाद तेलंगाना में जो है इरीसेट में जो है इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। दिक्कत की बात कहाँ पे आती है दोस्तों, दिक्कत की बात यहाँ पे आती है कि 50 लाख रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट है अगर आपको कवर सिस्टम इंस्टॉल करना है, ताकि जो ट्रेन ट्रैक पे चल रही है उस ट्रैक पे अगर और कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ट्रेन पहले से उसका सिग्नल चलने वाली ट्रेन को मिल जाए, अगर ऐसा सिस्टम पूरे देश में चाहते हो तो ये लाखों करोड़ रुपए का खर्चा है, क्योंकि 1 किलोमीटर का खर्चा 50 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर का खर्चा। इस समय सिर्फ और सिर्फ 1500 किलोमीटर में हमारी कवरेज है पूरे देश में। ठीक है। और इसको अगर 68,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है हमारा, मतलब सोचिए जितना, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे एक बार तो आपके होश उड़ जाएंगे। 50 लाख इंटू 68,000 कितना होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है। इसी वजह से कवर सिस्टम यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे क्या आपका बहुत सारी जगहों पे नहीं है, लगभग लगभग 80-90% जगहों पे अभी भी कवर सिस्टम नहीं है। बहुत थोड़ी सी जगह पे आपका ये अभी तक इंस्टॉल हुआ है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये आरएफआईडी पे चलता है। आरएफआईडी वही है जो आपके टोल में यूज होती है। ठीक है, आपका टोल भी ऐसे ही होता है ना कि दूर से ही आपका ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाता है। वो आरएफआईडी जो है क्यूआर कोड को अपने हिसाब से रीड करके
बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाता है, वही मोड यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड पे नहीं, आरएफआईडी पे ये रिलाई करता है। दूसरा 90% कवर नहीं है, 90% बचे हुए हैं बल्कि अभी। तीसरा ही आपका सही है, इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट आपको बोलना है। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे आईएमईसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एम क्या है? टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंप्राइजिंग रेल, रोड एंड सी रूट्स कनेक्टिंग इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो बेसिकली आपका पानी यानी कि सी, आपका रोड, आपका रेल, इन तीनों चीजों को यूज करते हुए कनेक्टिविटी बढ़ानी है इंडिया की मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट की फर्दर यूरोप से, यानी कि इंडिया की यूरोप से। ये इसका मकसद है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर ये आपने बहुत कहीं पे, तो आप कहीं के बहुत ज्यादा जो है ज्ञानवर्धन नहीं भी है, ज्ञानवर्धक नहीं भी है, लेकिन अगर आपको नाम समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है ऊपर, जितना आपको पढ़ने में आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं सही पता चल जाएगा कि सही है। दूसरा मुद्दा क्या है? इट वॉज साइंड एट द G20 समिट इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में G20 समिट में साइन किया गया था ये। तीसरा है, ये जो है आपका एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसका पार्ट है ये आपका आईएमईसी। अब ये तीन स्टेटमेंट है, कितने सही है ये आपको बताना है। अभी बेसिकली हुआ क्या है, G7 का आपका 50th मीटिंग हुई है। G7 के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी 15 ऑफ द जून के वीडियो में देख चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप बिना किसी झंझट के देख सकते हैं उसको, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि मेजर आउटकम्स क्या है। अच्छा, मेजर आउटकम्स भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ना, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भैया इसका आउटकम था क्या। लेकिन बात यह है कि जिन मुद्दों पे बात करी गई है वो मुद्दे कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के लिए, GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये आईएमईसी का ये मैप देख लीजिए। इंडिया के मुंबई से शुरू होगा, ये आपका यहाँ तक जाएगा अरब तक, अरब से फिर आगे यूरोप तक जाएगा आपका, ग्रीस इसराइल वगैरह तक। इसराइल तो मतलब मिडिल ईस्ट में पड़ जाएगा आपका। तो इसके दो कॉरिडोर पार्ट्स होंगे, एक होगा ईस्ट कॉरिडोर जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ से आपका कनेक्ट करेगा। दूसरा आपका नदर्न कॉरिडोर जो अरेबियन गल्फ को आपका यूरोप से कनेक्ट करेगा फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे 50th जो G7 समिट हुई है, उसमें पहला जो हाईलाइट रहा है, G7 कंट्रीज ने कहा है कि हम PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, प्रमोशन देंगे। अब भैया ये क्या है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट? ये इसके एक तरीके से यूएस और जो उसके G7 के अलाइज हैं, उन्होंने जो 48th मीटिंग हुई थी G7 की, वहां पे डिसाइड किया था कि $40 ट्रिलियन की कहीं ना कहीं कमी है इस समय देश में, दुनिया में, सॉरी, दुनिया में। देखिए, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज डेवलपिंग है। डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी होती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए $40 ट्रिलियन की जरूरत है। ये G7 समिट जो 48वीं हुई थी, वहां पे बात की गई थी इसके बारे में। वहीं पे आपका ये PGII लॉन्च किया गया था कि जो है 2027 तक कम से कम $40 ट्रिलियन तो हमने एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, बट $600 बिलियन हम इकट्ठा करेंगे, मोबिलाइज करेंगे और उसको डेवलपिंग कंट्रीज में और मिडिल इनकम कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए लगाएंगे, जिससे पूरे दुनिया में सप्लाई चेन बेहतर हो सके, जो आपका ट्रेड है वो स्मूथ हो सके, कुल मिलाकर के डेवलपमेंट पूरे दुनिया का हो सके। ये इसका मुद्दा है। बात समझ में आ गई? दूसरा आपका बात हुई है किसके ऊपर? आईएमईसी के ऊपर, वही जो मैंने आपको बताया। ये आपकी इंडिया की यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तीनों माध्यम से, रेल, रोड और सी के माध्यम से, ये दो कॉरिडोर मिला करके एक आपका बनाया गया आईएमईसी। बात समझ में आ गई? दिक्कत की बात यह है कि इसको इंडोनेशिया में G20 में नहीं, इसको जो अभी पिछले साल इंडिया में G20 की समिट हुई है, वहां पे दोस्तों लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये आपका PGII का ही पार्ट है। बात समझ में आ गई? देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो $40 ट्रिलियन लगाने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि G7 कंट्रीज खुद से लगाएंगी, ये ऐसा इंश्योर करेंगे कितना पैसा खर्चा हो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, तो उसी में से आपका आईएमईसी भी एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पाइपलाइन वगैरह भी बिछाई जाएगी, हाई स्पीड डेटा केबल आपका नेटवर्क ट्रांसफर के लिए, बेसिकली डेटा ट्रांसफर के लिए बनाई जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दोस्तों सही है, एक गलत है, तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं और किन किन पे बात हुई है। बहुत सारे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब जैसे आईएमईसी इंडिया से यूरोप तक के लिए है, ठीक है, वैसे ही आपका अफ्रीका में एक लोबितो कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जो कि आपको लोबितो पोर्ट इधर अंगोला में, फिर आपका कॉन्गो से होकर के जाम्बिया वाम्बिया तक जा रहा है, तंजानिया तक जा रहा है, और इधर आपका जो जितने सारे पोर्ट सिटीज हैं, मोम्बासा वगैरह, वहां तक ये पूरा कॉरिडोर बन रहा है, ताकि इधर से उधर, देखिए बेसिकली बात क्या है कि अगर यहाँ से कोई ट्रेड आइटम आ रहा है, कोई शिप आ रही, कोई जहाज आ रहा है, तो या तो जहाज पूरा यहाँ से पूरा घूम करके इतना पार करके जाए। अब देखने में आपको ये छोटा सा एरिया लग रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, और बहुत इसमें कार्बनाइजेशन भी होगा कहीं ना कहीं।
एक रास्ता ये भी हो सकता है कि भैया ये एक पोर्ट सिटी है, ये एक पोर्ट सिटी है, इसके बीच में हम ऐसा नेटवर्क बना दें, एक ऐसा कॉरिडोर बना दें कि यहाँ पे पोर्ट पे सामान उतरे शिप से, एक शिप से उतरे और यहाँ से कॉरिडोर से फटाक से यहाँ तक पहुंच जाए और यहाँ से फिर जो है दूसरे शिप में बैठ करके या लद करके सामान लोड होकर के आगे चला जाए अपने इंडियन ओशन में। तो ये भी तरीका हो सकता है ना। तो ये लोबितो पोर्ट जो है या फिर लोबितो कॉरिडोर बनाने की बात करी जा रही है। फिर आपका एक लुजॉन कॉरिडोर है जो कि आपका फिलीपींस वगैरह में बनाया जा रहा है ना। लुजॉन जो है एक आइलैंड है फिलीपींस का, ठीक है, वहां पे जो है ये बनाया जा रहा है लुजॉन कॉरिडोर। उसके अलावा एक मिडिल कॉरिडोर है जिसका कि आपको मैप दिख रहा होगा, ये आपका ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, TITR बोलते हैं इसको। ये भी आपका यूरोप और एशिया के बीच में लॉजिस्टिक्स, देखिए सारा मुद्दा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को इंश्योर करने का है। अगर हम रशिया में बैठ करके, इंडिया में बैठ करके कोई सामान बना रहे हैं, वो यूरोप तक पहुंचेगा कैसे? अगर हम यूरोप में बैठ के कोई सामान बना रहे हैं और हमको कोई रॉ मटेरियल इंडिया से चाहिए, तो वो इंडिया से यूरोप तक कैसे आएगा, एंड वाइस वर्सा। ये पूरा मुद्दा इसी के ऊपर है। कुल मिलाकर के पैसा कमाने के लिए इतनी सारी जोर आजमाइश चल रही है बेसिकली। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला क्या है, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है और सहारा डेजर्ट धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। अब अगर वो अपने आप को लगातार एक्सपैंड करता जाएगा तो जो थोड़ा सा ग्रीन एरिया है भी अफ्रीका में, वो भी कहीं ना कहीं डिजर्टिफिकेशन का शिकार हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इस तरीके की, देखिए ये ऊपर का आपका डेजर्ट एरिया, नीचे आपका ग्रीन एरिया है। अब ये डेजर्ट इधर की तरफ फैलता जा रहा है, तो बीच में हम जो है ऐसी कुछ एक पट्टी बनाना चाहते हैं, कुछ किलोमीटर लंबी पट्टी बनाना चाहते हैं, जहां पे एक ट्रांजिशन जोन हो रेगिस्तान से पेड़ पौधे जंगल के बीच का। इसमें आबादी नहीं रहेगी, यहाँ पे सिर्फ पेड़ लगाए जाएंगे ताकि ये जो है डेजर्टिफिकेशन यहीं पर रुक जाए। ठीक है, उल्टा हम प्रयास करेंगे कि जो फॉरेस्टिफिकेशन है, फॉरेस्टेशन, इसको हम आगे और डेजर्ट की तरफ बढ़ाएं, ना कि डेजर्ट को हम इधर की तरफ आने दें। इसी के लिए आपका ये शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात ये है कि इसके लिए G7 का क्या लेना देना। भाई देखिए, अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारी आबादी होगी जो भूख भूख से मर जाएगी, ड्रॉट की स्थिति आ जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें, नेशनल कैलेमिटीज, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े पैमाने पे हमें अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अफ्रीका में दिक्कतें आएंगी, पूरी दुनिया को सपोर्ट के लिए खड़ा खड़ा होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसी नौबत ना, इस वजह से G7 वाले देश पहले से ही इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? फिर जो AI गवर्नेंस है, पता है अब आपको AI जो है एक नई टेक्नोलॉजी बन करके उभरी है। आज की डेट में हर एक चीज में आपका AI इंस्टॉलेशन होने लग गया है। आपका PPT बनाने से लेकर के वो भी आपका आजकल AI से बन जा रहा है 5 मिनट में। अब हालांकि वो कैसा बनना है कैसा नहीं बनना है इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ फिलहाल बन तो जा रहा है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि हर कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अपनी अलग अलग गवर्नेंस लेकर के आ रही है। अब मान लीजिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है जो एक देश के अंदर बंद करके रहेगी। अगर इंडिया का AI को सिस्टम है तो वो दूसरे देश तक भी इम्पैक्ट डालेगा, USA का कोई है तो इंडिया तक भी इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर AI गवर्नेंस को लेकर के अलग अलग कंट्री में अलग अलग एकदम पोल सपाट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी AI ट्रांजैक्शंस को करने में या फिर AI को इंटर ऑपरेबल बनाने में। तो AI इंटर ऑपरेबल हो सके, इसकी वजह से AI के जो रेगुलेशंस है, जो AI की गवर्नेंस है, उसको आपका इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। यानी कि पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्म टाइप की AI गवर्नेंस बने, है ना। इसके लिए भी G7 ने बात करी है। उसके अलावा यूक्रेन को पैसा वैसा पहुंचाना ताकि वो रशिया से अपनी लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ा सके, ये सारा इसका मुद्दा था। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, दो स्टेटमेंट सही हैं आपके। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, PM किसान के बारे में, प्रधानमंत्री किसान योजना जो है। अब इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना में से निम्न में से किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ PM किसान। इसमें आपको पता है कि किसानों को हर साल 6 महीने 6,000 रुपए, 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं उनके इनकम सपोर्ट के तौर पे। ठीक है, तो उनमें किसको नहीं दिए जाते हैं? ऑल इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, सॉरी ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, जो भी ऐसे लैंड होल्डर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज हैं, बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो लैंड होल्ड करके बैठे हुए हैं बेसिकली, है ना, उनका। फिर फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब मान लीजिए कोई पूर्व में CM रह चुका है, आपका PM रह चुका है, वो भी कल को कह दे हम किसान हैं, हमको पैसा चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन एनी ऑफ द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स। पिछले 3 असेसमेंट सालों में किसी ने भी अगर इनकम टैक्स पे किया है तो उसको इसमें फायदा नहीं मिलेगा, आपको बताना है। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने 17वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज करी है PM किसान की। बात समझ में आ गई? ये जो है आपकी 2018 में लॉन्च की गई थी, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले 19 में। ये देखिए आपका 1/12/2018, और पहली किस्त किसानों को दे दी गई थी चुनाव से पहले ही, आचार संहिता लगने से पहले ही। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है। इसमें कोई भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना होता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें, ये फाइनेंशियल नीड जो फार्मर्स की है उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी क्रॉप हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। कई बार होता क्या है कि फसलों का नुकसान हो जाता है, उतनी ज्यादा फसल होती नहीं है, तो किसानों को बहुत ज्यादा जो है झेलना पड़ता है। तो ऐसा ऐसी सिचुएशन ना आए, या उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए PM किसान शुरू की गई थी। 6,000 रुपए साल में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। जस्ट अ सेकंड।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो आपका डेफिनेशन जो है इसमें फैमिली की, हर फैमिली को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो फैमिली की डेफिनेशन में आपका हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन आएंगे, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन यानी कि नाबालिग बच्चे। स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि भैया ये फैमिलीज हैं जो एलिजिबल हैं। अब मोदी जी तो आके देखेंगे नहीं किस फैमिली को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो हर स्टेट गवर्नमेंट और हर यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये एक लिस्ट बनाएगा कि हमारे राज्य में, हमारे यूटी में कौन से किसान परिवार हैं जो एलिजिबल हैं उसके लिए, और ये डेटा केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार फिर सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए पहुंचाएगी। अब यहाँ पे मेन मुद्दा जो एक्सक्लूजन का है, पहली बात तो सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स तो एक्सक्लूड होंगे ही होंगे। अब इतनी जमीन आपके पास है अगर कि आपने पूरा एक तरीके से इंस्टीट्यूशन कोई अगर लैंड को होल्ड कर रहा है, बेसिकली इतना फॉर्मलाइज मामला है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पैसे की दिक्कत नहीं है, तो वहां पे वो 6,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा फार्मर की वो फैमिलीज जो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती हैं, या तो अभी या पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर चुके हैं, या फिर वो राज्य में मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, फॉर्मर, या फिर प्रेजेंट मेंबर लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, मेयर रह चुके हैं, आपके चेयरपर्सन रह चुके हैं आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत वगैरह के, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो भी आपके केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सर्विंग या फिर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मतलब खाली अधिकारी भी नहीं, कर्मचारी भी अगर हैं, एम्प्लॉयज भी अगर हैं, उनको अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अच्छा ये जो एक्सक्लूड किया गया है वो मल्टीटास्किंग इसका स्टाफ यानी कि एमटीएस और क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी एम्प्लॉयज, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। बाकी जितने ग्रेड 3 तक के जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है जिसको 10,000 या उससे ज्यादा की पेंशन मिल रही है, तो उसको भी जो है नहीं मिलेगा इसका फायदा। उसके बाद जिसने पिछले साल लास्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया तो उसको भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट टाइप का है ना, जो प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है। आपको पता है कि सारे जितने भी प्रोफेशन होते हैं इनकी कोई ना कोई एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि आपके लॉयर्स की बार एसोसिएशन होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आईसीआई होती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं उनको भी नहीं मिलेगा। तो अगर अपने क्वेश्चन पे हम जाएं तो यहाँ पे पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। लास्ट 3 ईयर की नहीं, लास्ट ईयर की ही बात की है। अगर लास्ट असेसमेंट ईयर में किसी ने टैक्स पे किया है तो उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सही क्या होगा, 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? ठीक है, तो ये छोटी सी आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज थी। अगली न्यूज आपकी किसके बारे में है? विद रेफरेंस टू विंड एनर्जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विंड एनर्जी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर जर्मनी। जर्मनी के बाद आपका ये इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट विंड एनर्जी का प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में। दूसरा, केरला इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का। 2 स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। बेसिकली 15 जून को हम क्या मनाते हैं? 15 जून को हम वर्ल्ड आपका जो है ये विंड एनर्जी डे मनाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपका ग्लोबल विंड डे जो हम मना रहे हैं, इस वजह से जो है ये टॉपिक न्यूज में आ गया विंड एनर्जी का, ठीक है। अच्छा, ये जो मनाया गया है इसको इंडिया में क्या थीम रखी गई है? पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी बेसिकली, ठीक है। चलिए, द इवेंट एम्ड एट सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ इंडियन विंड सेक्टर वगैरह वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड एनर्जी के मामले में वो कितनी है दोस्तों? 46.4 गीगावाट, ठीक है। और ये दुनिया में चौथे नंबर पे है इंडिया, ठीक है। इंडिया दुनिया में कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी, है ना। चाइना, यूएसए एंड जर्मनी के बाद इंडिया जो है आपका चौथे नंबर पे है। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि इंडिया जर्मनी के बाद दूसरे नंबर पे आ गया, तो ऐसा नहीं है। इंडिया दूसरे नहीं दोस्तों, इंडिया चौथे नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है विंड एनर्जी के मामले में? आपका चाइना है, फिर यूएसए है आपका, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें, विंड एनर्जी इज क्रूशियल फॉर इंडियाज एफर्ट टू अचीव 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि 2030 आते आते हमें 50% जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं वो हमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज से पैदा करनी है, यानी कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनसे हट करके हमको बाकी किसी सोर्स से 50% एनर्जी पैदा करनी है 2030 तक। तो उसमें विंड एनर्जी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। इंडिया में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु लीडिंग प्रोड्यूसर है, ना कि केरला। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, यानी कि नीदर 1 नॉर 2 आपका सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है मुझे बात आपको समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान कहता था, वैसे ही आपको जो है छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम से आपको कवर करना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कोई फालतू का हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले नहीं कि हर एक चीज के हम प्रोज एंड कॉन्स देखने लगे। भाई देखिए, मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड है।
क्वेश्चन, और अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे और आपने अगर किया है तो आपको पता होगा कि ऐसे रैंडमली कहीं से भी उठाकर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रीलिम्स में उसकी ये आदत है कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा। उसमें भी अच्छा पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग जल्दी पीवाईक्यू के ऊपर भी एक इनिशिएटिव लेके आएंगे आपके लिए। बट लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी कि मेंस में आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी है। मैं देखता हूँ कि हर जगह पे आपका हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं, हर एक चीज का एकदम डिटेल स्टडी वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, जो कि आपका टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ना। करंट अफेयर कवर कराने के नाम पे कुछ भी नहीं करना है आपको, जो जितना जरूरी है उतना ही करना है, इसकी बात ये है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल विंड एनर्जी हमने देखी, विंड एनर्जी के बारे में देखा ग्लोबल विंड डे की वजह से, जो कि 15 जून को मनाया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट डेज को मनाते हैं, इनका बस आप एक बार देख लीजिए और रीडिंग आपको चेक कर लेंगे, आपको आसान भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 18 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। आपको पता है कि जो है आपका हेट स्पीच के पॉलिटिक्स में या फिर ऐसे मतलब कोई भी ऐसी भाषा जो किसी और धर्म को, किसी और समुदाय को, ठीक है, किसी और एक तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन पर रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट करती है, उनकी भावनाओं को आहत करती है, उनके खिलाफ कुछ गलत बोलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका हेट स्पीच। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भाई आज के डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हेट स्पीच के लिए कोई भी स्थान, कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में शुरू किया था क्या, इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। इस बार की इसकी थीम क्या है, द पावर ऑफ यूथ फॉर काउंटरिंग एंड एड्रेसिंग हेट स्पीच। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बात है। अगली क्या है, अगला हम एक और दिन मनाते हैं आज के दिन, क्या, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली एक आर्ट ऑफ फूड होती है। ठीक है, क्या होती है, आर्ट ऑफ फूड होती है। आपको पता है कि अलग अलग वर्ल्ड की लोकेशंस में अलग अलग रॉ मटेरियल को, लोकल फूड आइटम्स को यूज करते हुए कुछ ना कुछ वहां पे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हर जगह की अपनी कुजीन होती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो जैसे वहाँ पे कीड़े वगैरह की चटनी मैंने कई बार ब्लॉग्स वगैरह में देखा है। उसमें अब मुझे, मैं क्योंकि पर्सनली कभी गया नहीं तो मुझे पता नहीं, अगर कोई आप में से है तो आप बताइएगा। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मुझे ऐसा सुनने में आया था कि कीड़े की चटनी बना के खाई जाती है, वहाँ की लोकल एक तरीके से डिश है ये। तो ऐसे पूरे दुनिया में भाई कितने सारे कोने हैं, कितने सारे कोनों में क्या क्या चीजें मिलती हैं, उन चीजों को यूज करके हम क्या क्या बनाते हैं, इसी को हम गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, आर्ट ऑफ फूड बेसिकली। और सस्टेनेबल का मतलब है कि इस तरीके से हम खाना बना रहे हैं कि हम आने वाली जनरेशन को हार्म नहीं कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी होती है। इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2016 में यूएन जनरल असेंबली ने इसको माना था कि हमें 18 जून हर साल आपका ग्लोबल या फिर वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाना है। इस बार की थीम क्या, प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई, ये दूसरा दिन हम मनाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डे हम आज के दिन मनाते हैं वो है आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिज्म से जुड़ा हुआ है, एक ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें लोगों के नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो उनके बोलने की क्षमता, उनके जो एक्शंस होते हैं, उनके जो बिहेवियर होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब अलग हटके हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं वो। ठीक है, उनका सोशल जो बिहेवियर होता है वो काफी ज्यादा जो है वेग सा होता है या फिर थोड़ा सा अलग सा होता है। इस वजह से इनको कहीं ना कहीं सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है। ये लोग खुद आपका जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, ऑटिज्म जिनको होता है बेसिकली। तो इसी चीज को एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई अगर आपको ऑटिज्म है तो आपको ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है या आपको बहुत शर्मनाक महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं, कब, 18 जून को ही। इस बार की थीम क्या, टेकिंग द मास्क ऑफ, कि भैया आप मुखौटा उतारिए, आप घबराइए नहीं, आपकी सच्चाई है, इसको आप स्वीकारिए। कोई इसमें गलत बात नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये आपकी एक बीमारी है जो बहुत लोगों को है, ऑटिज्म। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 इंपॉर्टेंट डेज हम आज 18 जून के दिन मनाते हैं। आई होप बात यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आपको मिलेगी कहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसके अलावा और कोई भी जरिया नहीं जहाँ से आप फिलहाल के लिए हमारी पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकें। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जरूरी है वो आपके लिए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पढ़ सकें, इस नॉलेज को गेन कर सके। उसके अलावा हमारे लिए भी यही एक रिवॉर्ड है कि आप कैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लेक करीबा लोकेटेड। लेक करीबा इनमें से कौन सी कंट्रीज में है, सूडान में है, जिम्बाब्वे में है, एरिट्रिया में है, घाना में है, कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, सूडान, जिम्बाब्वे, एरिट्रिया या फिर घाना। अब बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपको जिम्बाब्वे में नए डायनासोर की, मतलब डायनासोर की एक नई स्पीशीज मिली है, नया डायनासोर नहीं, पुराने डायनासोर की नई स्पीशीज मिली है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ अ न्यू डायनासोर स्पीशीज मुसाकवा सान्याथिएनेसिस, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें, अलोंग द शोर्स ऑफ द लेक करीबा इन जिम्बाब्वे। ये लेक करीबा जो जिम्बाब्वे में है, इसी के शोर के पास जो है आपको मिला है ये चीज। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये 390 किलो, अब ये सब इसकी जो फैक्चुअल बात है वो आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक है, ये आपके स्वैम्पी एरियाज में रहते थे लेट ट्रियासिक पीरियड में, जो कि 210 मिलियन ईयर अगो की बात है। ठीक है, ये जो आपका नाम रखा गया है मुस्कनवा करके, मुसनकुआ करके, ये आपका जो है रखा गया हाउस बोट के नाम पे, यूज ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन ऑफ द सान्यती रिवर फ्लोइंग इनटू लेक करीबा। तो आपकी सन्यती रिवर जो है आपकी, वो जाकर के कहाँ जाती है, वो लेक करीबा में जाती है। तो उसी बोट पे जाकर के हमने डिस्कवर किया है हमने, तभी ये नाम रखा गया है। इट इज द फर्स्ट डायनासोर नेम्ड फ्रॉम द मिड जम्बेजी बेसिन इन ओवर 50 ईयर्स, वगैरह वगैरह सारी बातें आप देख लीजिएगा, कोई इसमें खास बात नहीं है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो लेक करीबा पूछ लेंगे या रिवर सन्याती का नाम पूछ लेंगे, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये रिसेंटली मुसनकवा मुसनकवा सान्यातियनेसिस जो एक टर्म न्यूज में रहा है, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो एक ही डायनासोर किस स्पीशीज से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आखिरी जो आज की आपकी न्यूज है वो आपकी है एक्सरसाइज रेड फ्लैग के बारे में। अच्छा, इसका आंसर जो है आपका क्या था, ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। एक्सरसाइज रेड फ्लैग आपकी यूएस के द्वारा एक ऑर्गेनाइज करी गई है। ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है बेसिकली, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पे? अलास्का में, ईएलसन एयरफोर्स बेस अलास्का में। ठीक है, कब? 4 जून से 14 जून के बीच में किया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हर साल जो है हेल्ड 4 टाइम्स इन अ ईयर बाय द यूएस एयरफोर्स। अब ये जो है आपका 4 बार होती है एक साल में। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, रॉयल नीदरलैंड्स एयरफोर्स, जर्मन लुफ्ताफे एंड यूएस एयरफोर्स वगैरह वगैरह, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ठीक है, बात सारी क्लियर हो गई यहाँ तक की? बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज किसकी है? ये आपकी यूएसए की है। ठीक है, यूएसए की एक्सरसाइज है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। ये एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो से फेस कराया जाता है। मतलब एक तरीके से स्टिमुलेशन होता है कि अगर मान लीजिए कॉम्बैट हो गया आपका एयर में, तो आप कैसे एक दूसरे से फाइट करेंगे, इन सब चीजों को लेकर के। यहाँ पे इंडिया का रफेल गया है, जो कि एक बार मतलब एक तरीके से इनॉग्रेशन है रफेल का, ऐसे मतलब डेब्यू है इस एक्सरसाइज में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आई होप चीजें आपको क्लियर है। छोटा सा वीडियो था आज का, बहुत ज्यादा कोई बड़ी न्यूज आज न्यूज में थी नहीं, तो जो भी हम था वो आपके लिए हमने कवर किया है, बिना जबरदस्ती वीडियो को लंबा किए हुए। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सी यू टुमारो विद द न्यू क्लास। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।